नमस्कार, मैं निखिल कुमार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर साथियों। आज जिस बात की चर्चा और परिचर्चा करने के लिए आपके साथ मैं जुड़ा हूं, या ये मैं क्लास ले रहा हूं, आज एक लंबी क्लास रहेगी। उस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो चुनावी गलियारों में एक लंबे समय से, यानी कि पिछले 1-2 माह से वो बातें चल रही है। लगभग पिछले दो दो महीने से वो बातें चुनावी गलियारों में एक मुद्दा बनी हुई है, चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। वो बातें भारत में कहा जा रहा है कि एक और स्कैम या एक और बड़े घोटाले का पता लगा लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर अपनी आगामी कार्रवाई भी करती है। आज इस क्लास के माध्यम से अब हम उसके सकारात्मक और उसके नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखने का काम करेंगे साथियों। देखेंगे उसके सकारात्मक पहलू क्या है, उसके नकारात्मक पहलू क्या है। जो वर्तमान की सरकार, भाजपा की वर्तमान की सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने एक घोटाला कर दिया है, क्या वो घोटाला वास्तव में भाजपा ने घोटाला किया है, या उस स्कीम क्या है? उस स्कीम का नाम है साथियों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। उसको आज हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और क्या इसके संवैधानिक पहलू है साथियों। कि पहले यह स्कीम 2017 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। 2017 से पहले क्या था और 2017 के बाद क्या है, और आज जब फरवरी 2000 बीते महीने फरवरी 2024 में जब उच्चतम न्यायालय ने इस स्कीम को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, अब क्या मायने चल रहे हैं, यानी कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ और अब क्या चल रहा है, और कौन कौन इसमें भागीदार है साथियों। इन सब पर चर्चा और परिचर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है साथियों। ठीक, देखिए बिना समय विलंब किए हुए बढ़ चलता हूं मैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास ये इंक्वायरी आ रही थी कि सर एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को समझाइए, या उसके लिए एक वीडियो लेकर आइए कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। आज की इस वीडियो में ये दावा, सहज ही ये दावा कर पा रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद, ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से संबंधित शायद ही कोई पहलू कहीं पर सर्च करना पड़े, आप सब कुछ आपके ध्यान में मैं बैठा दूंगा। देखिए क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसको हम शॉर्ट में ईबीएस के नाम से संप्रेषित करेंगे। अब ईबीएस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है? ये पॉलिटिकल डोनेशन देने का एक तरीका है साथियों। क्या? पॉलिटिकल डोनेशन। ठीक है साथियों, पॉलिटिकल डोनेशन, या मैं बात करूं तो यह है राजनीतिक चंदा देने या राजनीतिक चंदा लेने का एक हथियार है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से राजनीतिक दल, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चंदा ले सकती है आम व्यक्तियों से या कंपनियों से। किसके माध्यम से लेगी? वो लेगी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का संबंध किससे है साथियों, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का संबंध है राजनीतिक चंदे से या पॉलिटिकल डोनेशन से। ईबीएस स्कीम का संबंध राजनीतिक चंदे से है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से साथियों नगद में चंदा लेने पर रोक लगा दी गई। नगद में चंदा लेने पर रोक लगाई गई साथियों। मैं इधर लिखी देता हूं कि नगद में या कैश में चंदा लेने पर रोक। कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो नकद में चंदा नहीं ले सकती इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के बाद से साथियों। नगद में यानी कि कैश में आप किसी, क्योंकि जो कैश में पैसे दिए जाते हैं या जो कैश में लेन देन किया जाता है उसका कोई ब्यौरा नहीं होता साथियों। मैंने आपको 2000 रुपए दिए, आपने मुझे 2000 रुपए दिए, 5000 दिए, 5000 लिए, 1000 दिए, 1000 लिए, उनका कोई भी लिखित में ब्यौरा साथियों नहीं होता। अगर आप किसी को फोन पे करते हैं
गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, किसी भी माध्यम से अगर उसके अकाउंट में डालते, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डालते हैं, तो इसका पूरा ब्यौरा बैंक के पास होता है कि उस फलाने व्यक्ति के या उस आदमी के पास या उस व्यक्ति के पास इतने पैसे आए, इतने पैसे डेबिट हुए और इतने पैसे क्रेडिट हुए। एक पूरा ब्यौरा, पूरे वर्ष की स्टेटमेंट उसकी डाउनलोड हो सकती है। उसके बैंक के पास उस व्यक्ति की पूरे वर्ष की स्टेटमेंट रहती है कि इस वित्त वर्ष में इस व्यक्ति ने इतने पैसे का लेन देन किया और किसने इसको दिए और इसने किसको दिए। इलेक्ट्रॉनिक में सबका ब्यौरा होता है, जबकि नकद में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हो उसको कोई भी लिखित ब्यौरा नहीं होता साथियों नकद का। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम के माध्यम से नकद में चंदा लेने पर रोक लगाई गई कि आगे से कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कोई भी हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, क्षेत्रीय हो, वो नकद में चंदा नहीं लेगा। ये तो थी साथियों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुई है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है और 2018 के अंदर यह स्कीम लागू हुई है। 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, 2018 के अंदर लागू हुई। लेकिन इससे पहले भी तो राजनीतिक दल भारत में अस्तित्व में थे और उनको एक बड़े पैमाने पर चंदा मिलता था पहले भी। तो पहले क्या सिस्टम था चंदा लेने का, एक बार मैं उसके ऊपर चलता हूं साथियों कि परी क्या था, पहले क्या था। यानी कि इधर मेरा मैं लिख ही देता हूं बस सहज ही। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले चंदा लेने का क्या प्रोसीजर था साथियों। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले चंदा लेने का क्या प्रोसीजर था, इससे संबंधित आपका एक एक्ट है आरपीए, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। आरपीए 1951 की 2 धाराएं इसमें आपकी मदद कर सकती है समझने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 की 2 धाराएं आपकी मदद कर सकती है, 29B और 29C। ये दोनों धाराएं आपको समझनी पड़ेगी। आरपीए की जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की है ये धारा 29B और 29C। 29B और 29C दोनों है। इन दोनों धाराओं का संबंध 29B और 29C दोनों धाराओं का संबंध राजनीतिक चंदे से है। दोनों धाराओं का संबंध राजनीतिक चंदे से है साथियों। 29B धारा का संबंध भी राजनीतिक चंदे से है और 29C धारा का संबंध भी राजनीतिक चंदे से है। इनको समझेंगे क्या 29B 29C में। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। 29B क्या है साथियों। 29B आरपीए की धारा है 29B, इसके अंदर क्या है इसको देख लेते हैं। 29B क्या है देखिए। 29B कहती है कि कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी राजनीतिक दल चंदा ले सकता है। कंपनी अधिनियम 1956, इसके अंदर लिखी हुई एक बात कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत रहते हुए, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रहते हुए कोई भी दल चंदा ले सकता है साथियों। यानी कि चंदा लेना कोई भी गैर कानूनी काम नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई डोनेशन लेती है, पॉलिटिकल डोनेशन लेती है, तो सीधी सी बात है वो कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रही, वो कोई ऑफेंस तो है नहीं। क्यों? क्योंकि खुद आरपीए हमारे एक कानून है इसके लिए। आरपीए की धारा 29B में लिखा हुआ है कि वो चंदा ले सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसको कंपनी एक्ट 1956 के जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। देखें क्या प्रावधान वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंदा लेना गैर कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है साथियों। आप चंदा ले सकते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? अपवाद है इसके साथियों तो कि आप चंदा तो ले सकते हैं लेकिन आप किससे चंदा नहीं ले सकते, ये 2 अपवाद है। इसके अपवाद क्या है? पहला कि आप 2 ऐसी चीज लिखी हुई है जिनसे आप चंदा नहीं ले सकते, बाकी सबसे चंदा ले सकते। चंदा लेना गैर कानूनी नहीं है। पहला, आप किसी भी सरकारी कंपनी से चंदा नहीं ले सकते।
दूसरा, आप तो सॉरी मैं आप गलत कह रहा हूं, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सरकारी कंपनी से चंदा नहीं ले सकता। दूसरा, वो राजनीतिक दल विदेशी स्रोत से चंदा नहीं ले सकता, यानी कि सरकारी कंपनी चंदा नहीं दे सकती किसी दल को, और कोई विदेशी स्रोत फॉरेन सोर्स से चंदा नहीं लिया जा सकता। यानी कि चंदा भारत में रह रहा कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी निजी व्यक्ति चंदा दे सकता है, या कोई भी निजी कंपनी, कोई भी निजी फर्म चंदा दे सकती है। यानी कि एक तो सरकारी कंपनी चंदा नहीं दे सकती, सरकारी कंपनी के चंदा देने पर रोक लगाई गई है साथियों। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी के पास खुद का पैसा नहीं होता, उनके पास सरकार का पैसा होता है। उनका जो वित्तीय स्थायित्व है या उनकी जो साख है वो सरकार पर डिपेंड करती है, उनका बजट सरकार पास करती है साथियों। दूसरा, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विदेशी स्रोत से चंदा नहीं ले सकता, इस पर भी रोक लगाई गई है। क्यों? क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति की भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या रुचि, कि कोई विदेशी व्यक्ति है किसी भी XYZ किसी भी देश का है साथियों, उसकी भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या रुचि, वो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी लोकतांत्रिक दल को चंदा क्यों दे रहा है, उसकी भारत के सुधार में क्यों श्रद्धा है। तो बहुत से सवाल आकर खड़े हो जाते हैं हमारे समक्ष। तो इसलिए विदेशी स्रोत से चंदा लेने पर भी मनाही लगाई गई है साथियों। ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 एक बात कहती है, यहां पर मैंने इधर लिखा है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत रहते हुए कोई भी दल चंदा ले सकता है, लेकिन एक अपवाद है साथियों। नहीं, अपवाद नहीं है, एक मतलब क्या है समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी दल चंदा ले सकता है। कंपनी एक्ट 1956 क्या कहती है, इसके अंदर एक बात है जो चंदे से संबंधित है, बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली क्या एक बात है, जो चंदा देने वाले दानदाता जो होते हैं, डोनर जो होते हैं, डोनर पर एक रोक लगाती है। क्या? अगर कोई प्राइवेट कंपनी चंदा दे रही है, उसको चंदा देते हुए एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्राइवेट कंपनी, उसके प्राइवेट फर्म के, उस निजी फर्म के पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट के 7.5% से अधिक चंदा नहीं दिया जा सकता साथियों। किसी भी सरकारी कंपनी तो दे ही नहीं सकती, तो मैं लिख देता हूं कंपनी का मेरा आशय है निजी कंपनी से। कोई भी कंपनी अपने पिछले, यानी कि जिस वित्त वर्ष वो चंदा दे रही है, उसके पिछले के 3 वित्त वर्ष, उसके अपने पिछले 3 वर्ष के नेट प्रॉफिट, टर्नओवर नहीं है यहां पर नेट प्रॉफिट शब्द है साथियों। अपने पिछले 3 वर्ष के नेट प्रॉफिट के 7.5%, एक सीमा लगा दी कि 7.5% से अधिक, 7.5% से अधिक चंदा नहीं दे सकते। कि आप अनलिमिटेड चंदा नहीं दे सकते किसी भी कंपनी को, सॉरी कोई भी कंपनी अनलिमिटेड अबाध रूप से असीमित चंदा नहीं दे सकती। वो कितना चंदा दे सकती किसी भी दल को? वह कंपनी, जो भी कंपनी चंदा दे रही है, उस कंपनी के पिछले 3 वित्त वर्ष के नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ की 7.5% से अधिक चंदा नहीं दे सकते। अगर इससे अधिक चंदा दिया जाता है तो यह चंदा क्या है? यह चंदा गैर कानूनी माना जाएगा साथियों। यह बात कहां लिखी हुई है? यह बात लिखी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, यानी कि कोई भी राजनीतिक 29B क्या कह रहा है आपको इन शॉर्ट संक्षेप में? 29B ये कह रहा है कि आप कोई भी राजनीतिक दल चंदा ले सकता है, 2 चीजों से नहीं ले सकता, एक तो सरकारी कंपनी से और एक विदेशी स्रोत से। दूसरा, प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट आदमी से चंदा लिया जा सकता है, लेकिन इनसे भी चंदा कितना लिया जाएगा? केवल उनके नेट प्रॉफिट के 7.5% कि पिछले 3 वर्ष के नेट प्रॉफिट के औसत, सॉरी एक शब्द लिखना भूल गया मैं, यानी कि जो पिछले 3 वर्ष का नेट प्रॉफिट है उसका एक औसत निकाला जाएगा साथियों, उसका एक औसत निकाला जाएगा और उस औसत के 7.5% से अधिक चंदा नहीं दे सकती साथियों। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 की यह बात है। आगे देखिए 29C क्या कहती है? 29B आपने समझ लिया। 29C कहती है कि जो चंदा राजनीतिक दलों को प्राप्त होता है उसके बारे में क्या है 29C में?
29C 29B के बाद की एक धारा है आरपी 1951 की। 29C क्या कहता है कि चंदे को दो भागों में बांट दिया, 20,000 से अधिक और 20,000 से कम। कि कहते हैं कि किसी भी दल को अगर चंदा प्राप्त होता है तो चंदा दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है किसी भी दल को। पहला, वो चंदा 20,000 तक हो सकता है, यानी चंदा 20,000 रुपए तक का चंदा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वो चंदा 20,000 से 20,000 रुपए से अधिक हो सकता है। कि किसी भी राजनीतिक दल ने धारा 29B के तहत चंदा प्राप्त कर लिया प्राइवेट कंपनी से, और वो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 7.5% से अधिक भी नहीं था, हो गया। अब उसको दो भागों में बांट दिया 29C ने, या तो चंदा 20,000 से कम हो सकता है या वो चंदा 20,000 से अधिक हो सकता है। अगर 20,000 से कम है या 20,000 तक है तो उस चंदे का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसका ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है कि 20,000 रुपए आप किसी भी दल को चंदा दे सकते हैं, आप गुप्त नाम चंदा दे सकते हैं, उसका ब्यौरा नहीं दिया जाएगा साथियों, ठीक है। उसमें कोई समस्या नहीं है, ब्यौरा या जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर चंदा 20,000 से अधिक है तो ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक समस्या खड़ी कर देता है। ऐसे में अगर चंदा 20,000 से अधिक है, ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक बात कह देता है कि इसके तहत दल को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दल को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 20,000 से अधिक प्राप्त चंदे की के तहत क्या करनी पड़ेगी, आई इनकम टैक्स ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। 20,000 से अधिक प्राप्त चंदे की आयकर विभाग में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और यह सूचना चुनाव आयोग को देनी होगी, और इस सूचना को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालेगा। सबसे पहले 20,000 से अधिक चंदा मिला, 20,000 से अधिक चंदा मिला, समझाता हूं इस संबंध में। नंबर 2 में क्या है कि दल को चंदा मिल गया, मान लेता हूं 25,000 रुपए का, फॉर एग्जांपल किसी भी दल को कितना चंदा मिल गया, 25,000 का। तो इसके बारे में 29C कहते कि दल क्या करेगा, दल सबसे पहले तो ITR फाइल करेगा। जैसे ही ITR फाइल गई तो यह सूचना किसके पास आ गई, आयकर विभाग के पास आ गई कि फलाने फलाने दल को कितने रुपए मिले हैं, 25,000 रुपए मिले हैं, ठीक है। अब आयकर विभाग क्या करेगा, अब आयकर विभाग इस बात को भारत के चुनाव आयोग से साझा करेगा कि उस दल ने इतनी ITR फाइल की है, उसके पास इतना चंदा आया है। अब चुनाव आयोग क्या करेगा, अब चुनाव आयोग इस बात को अपनी वेबसाइट पर डालेगा। वेबसाइट पर डालने का मतलब होता है इस बात को क्या कर देगा, इस बात को सार्वजनिक कर देगा, और आप और मेरे जैसे आम लोग इस बात को चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि किस दल को 20,000 से अधिक चंदा मिला और किसने चंदा दिया है, उसको ऐसा करना पड़ेगा। अगर कोई दल आयोग को रिपोर्ट नहीं देता या ITR फाइल, मान लीजिए कोई दल, मान लीजिए एक प्रोसेस मैंने आपको बता दी ये वाली, अगर कोई भी XYZ दल इस बात की, इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता या ITR फाइल नहीं करता या ITR फाइल करने के बाद चुनाव आयोग को नहीं बताता, तो उसे जो भी चंदा मिला है उसका आयकर देना होगा, उसका आयकर देना होगा। यानी कि उसको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। उसको जो भी उसे चंदा, अगर इस प्रोसीजर का फॉलोअप नहीं होती, ये प्रोसीजर जो फॉलोअप नहीं होती, तो अनुच्छेद 29C कहती है जो भी प्राप्त चंदा है, जो भी प्राप्त चंदा है, कौन से वाला चंदा, 20,000 से अधिक वाला चंदा जो भी प्राप्त चंदा है, जो 20,000 से अधिक है उसका आयकर देना होगा, उसका आयकर देना होगा। 29 ने यह बात कह दी कि आपको सर टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करते हो तो ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी डिबेट हो सकती है छात्रों के बीच में कि आयकर विभाग भी चुनाव आयोग को सूचना देगा, दूसरा
दल भी चुनाव आयोग को सूचना देगा कि मुझे इतना चंदा मिला है। चुनाव आयोग के पास दोनों सूचनाएं पहुंच जाती है। आयकर विभाग भी सूचना दे देता है दल को कि उस दल ने आईटीआर फाइल की है, और वो दल भी स्वयं सूचना दे देता है कि सर मुझे इतना चंदा मिला है और मैंने इसकी आईटीआर फाइल कर दी, ये देखो। और विभाग उसको अपनी जो भी साइट है उस पर डाल देता है। ठीक है, ये आपने 29B और 29C दोनों को देखा। दोनों का संबंध किससे था? राजनीतिक चंदे से था साथियों, संबंध भी। अब क्या हुआ? अब 2017 के अंदर मैं आता हूं, 2017 के अंदर मैं आता हूं, वित्त वर्ष 2017 के अंदर हमारे दिग्गज नेता दिवंगत श्री अरुण जेटली, दिवंगत नेता श्री अरुण जेटली जी बजट का भाषण पढ़ रहे थे। उस समय ये हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, निर्मला सीतारमण जी से पहले उस समय ये वित्त मंत्री थे हमारे। अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे और ये वित्त से संबंधित भाषण पढ़ रहे थे। इन्होंने उस समय एक स्कीम लॉन्च की, उसे कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च कर दिया अरुण जेटली जी ने, और 2017 में इसकी घोषणा हुई और यह स्कीम 2018 के अंदर लागू हो गई। 2017 में घोषणा हुई, लोकसभा के अंदर यह घोषणा हुई और 2018 में स्कीम को लागू कर दिया गया साथियों। अब इसके बाद क्या हुआ? 29B और 29C को तो एक साइड कर दिया गया, यानी 29B 29C दोनों में संशोधन कर दिए गए और कुल 5 संशोधन किए गए। उन 5 को देखेंगे आप। पहले क्या है, एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है? ये तो मैंने कहा बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि पहले क्या था। अब बताता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या साथियों। देखिए क्या है, इसमें चंदे को 2 हिस्से में बांटा गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कहा गया कि एक तो वो चंदा होता है कौन सा, 2000 रुपए से अधिक का और 2000 रुपए से कम का। पहले 20,000 था, अब कर दिया 2000 तक, लिख देता हूं भी 2000 भी शामिल है उसके अंदर, 2000 तक, 2000 तक का चंदा। नंबर 2, 2000 से अधिक का चंदा। अगर रुपए 2000 तक का चंदा है तो वह चंदा आप किसी भी राजनीतिक दल को दे सकते हो, और 2000 रुपए तक के चंदे को आप नगद में भी दे सकते हो साथियों। 2000 रुपए के चंदे को आप नगद में भी दे सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। यह 2000 रुपए तक का चंदा नगद में भी दिया जा सकता है साथियों। इट्स क्लियर और नोट। लेकिन 2000 रुपए से अधिक के चंदे को नगद में देने पर रोक लगाई गई कि 2000 से अधिक का चंदा नगद में नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। कब देंगे आप? इसके लिए आपको 2000 से अधिक का चंदा अगर आप किसी दल को दे सकते हैं, नगद में तो नहीं दे सकते, इसके लिए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होगा। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल को 2018 या 18 के बाद से चंदा देना चाहते हैं और वो चंदा 2000 रुपए से अधिक का है, इसमें आते वो चंदा 2000 रुपए से अधिक का है, तो आपको नगद आप नहीं दे सकते। उसके लिए वो क्या खरीदना होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होगा साथियों। अब समझिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रपत्र होता है, प्रपत्र या एक पत्र होता है जिसे एसबीआई बैंक जारी करता है, जिसे एसबीआई बैंक की भी 29 शाखाओं को चिन्हित किया गया है। वो 29 शाखाएं ही इलेक्टोरल बॉन्ड प्रपत्र जारी कर सकती है। एक प्रपत्र होता है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है, वो चंदा देना चाहता है। भाई मैं तो क्या दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं भाई चंदा देने के पैसे। कोई एक्स व्यक्ति है जो कोई चंदा देना चाहता है, एक्स व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है। इसने सोचा कि मैं 1 करोड़ रुपया बीजेपी को दे देता हूं, क्योंकि वर्तमान सरकार बीजेपी भाई, तो बीजेपी को ही सर्वाधिक चंदा मिला भी है। थोड़ी देर में आंकड़ों को देखेंगे, और वर्तमान सरकार को अधिक चंदा मिलता भी है, जो भी सरकार हो साथियों। एक्स ने सोचा कि मैं बीजेपी को 1 करोड़ रुपए का चंदा देना चाहता हूं। 1 करोड़ रुपए का चंदा देना चाहता है एक्स व्यक्ति। 1 करोड़ का चंदा दे दिया एक्स व्यक्ति, देना चाहता है, इसका मन है। लेकिन इसका जैसे ही 1 करोड़ का मन हुआ तो उसने इस स्कीम के बारे में देखा। उसने जैसे ही इसका मन हुआ तो उसने एक स्कीम के बारे में देखा। कौन सी स्कीम थी साथियों? वो स्कीम ये थी कि उसने देखा कि अब एक स्कीम लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब वो किस में आता है? वो 2000 रुपए से अधिक वाले चंदे में है, तो नगद तो नहीं दे सकता। ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ रुपए जेब में डाल ले,
बीजेपी के कार्यालय गया और दे आया नहीं। अब उसको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे एसबीआई की किसी भी 29 शाखा से। अब वो क्या करेगा, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई के बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा, यानी कि एसबीआई के अंदर अपना बैंक अकाउंट खुलवाएगा और उसके अंदर इस 1 करोड़ को जमा करवा देगा। जमा करवा दिया। अब 29 में से किसी भी एक शाखा में उसको जाना होगा और एक एप्लीकेशन और अपना आधार कार्ड देना होगा। अब एसबीआई वाले इसकी सबसे पहले केवाईसी करेंगे। वो केवाईसी किसी को दिखाएंगे, अपने पास रखेंगे, ये केवाईसी करेंगे और केवाईसी करने के बाद इसको एक पत्र जारी कर देंगे। पत्र ऐसा है, वो देखिए ऐसा सा एक कुछ भी ऐसा सा पत्र जारी कर देंगे जिसमें एसबीआई बैंक ऊपर लिखा होगा और इधर एक उसका नंबर सा है, परपत्रा नंबर है, जो सीधे नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ लेजर लाइट वगैरह लगानी पड़ती है, फिर वो परपत्रा नंबर दिखाई पड़ता है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता वो नंबर। और इस परपत्र में लिखा होगा, उस व्यक्ति का नाम नहीं होता, कि जिस भी व्यक्ति के पास ये प्रपत्र है उसने एसबीआई के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिए है। और यह प्रपत्र कितने का है, यह प्रपत्र 1 करोड़ का है। अब ये क्या करेगा, एक्स आदमी को बीजेपी को देना था ना, अब एक्स आदमी इस पत्र को क्या करेगा, एक्स आदमी इस पत्र को बीजेपी के कार्यालय में जमा करवा देगा। उदाहरण ले रहा हूं भाई मैं, ऐसा बीजेपी के कार्यालय में इस प्रपत्र को जमा करवा देगा साथियों। जैसे ही इस एक्स आदमी ने बीजेपी के कार्यालय में प्रपत्र जमा या पत्र जमा करवा दिया, बीजेपी वाले क्या करेंगे, बीजेपी वाले अब उस शाखा में जाएंगे जिस शाखा ने यह पत्र बुनाया था, जिस शाखा ने पत्र तैयार करके दिया था, क्योंकि उस पत्र के ऊपर उस शाखा का नाम होता है कि फलानी शाखा ने यह पत्र तैयार किया है। अब क्या करेंगे, बीजेपी कार्यालय का कोई भी व्यक्ति उस एसबीआई बैंक की शाखा के अंदर जाएगा, एसबीआई बैंक की शाखा के अंदर जाएगा और बीजेपी जो कार्यालय है उसको भी एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और वो पैसा प्रपत्र तो एसबीआई बैंक वाले अपने पास रख लेंगे और उसको समाप्त कर देंगे। और उस प्रपत्र कितने का था, 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपया एस बीजेपी कार्यालय के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह एक स्कीम लॉन्च की गई 2017 के अंदर चंदा लेने की। देखिए एक्स व्यक्ति सीधा चंदा नहीं दे सकता, उसको एसबीआई बैंक में जाकर पत्र तैयार करवाकर यह पत्र देना होगा। अब जिसको यह पत्र मिला है वो पार्टी एसबीआई बैंक में जाकर वो पत्र दिखाकर 1 करोड़ रुपया अपने खाते में प्राप्त कर लेगी। ठीक है, यानी कि इस एक्स के खाते से 1 करोड़ रुपया डेबिट हो जाएगा जैसे ही इसने ये प्रपत्र बनाया, और बीजेपी कार्यालय के बैंक अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बात वही है, चंदा लेना और चंदा देना, लेकिन इसको क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण एसबीआई बैंक के पास ये जानकारी रही कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है और कब दिया है। आई बात आपको समझ में कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। एक कुछ नहीं होता, एक कागज होता है, एक पत्र, जैसे आपका चेक होता है ना, जिस व्यक्ति के पास चेक है वो बैंक में गया और पैसे ले आया, उसी तरह की इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। इट्स क्लियर और नोट, इट्स क्लियर साथियों। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से जारी किया जा सकता है, एसबीआई की 29 शाखाओं में से किसी भी शाखा में जाकर आप इलेक्टोरल बॉन्ड बुना सकते हैं। आगे देखिए, एसबीआई कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकती है, कितने प्रकार के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है एसबीआई। एसबीआई अपनी मन मर्जी से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं कर सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की कुछ समय सीमा है। क्या है ये, 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है, ये 10,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है, ये 1 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है, ये 10 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है, और ये 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है, और ये 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है। 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हो सकते हैं, इससे अधिक जारी नहीं किया जा सकता। अगर आपको 1,000 रुपए दान देना है तो आप 1,000 रुपए का 1 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए। आपको 10 करोड़ रुपए दान देने हैं, 10 करोड़ रुपए किसी दल को दान देने हैं, तो आपको कितने खरीदने पड़ेंगे, आपको 1 करोड़ वाले 10 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, जब जाकर कितना होगा, 10 करोड़। आप सीधा 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बनवा सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड इतने, जैसे हमारे यहाँ नोट नहीं है क्या भाई, देखो सीधी सी बात है यार, 10 रुपए का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट है। तो उसी प्रकार से है भाई, अब कोई ये कह दे कि मुझे 300 रुपए चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगर आपने किसी को 300 रुपए देने हैं, 300 रुपए का नोट थोड़ी है, आप उसे या तो 100 रुपए के 3 नोट दोगे,
या उसको एक 200 का नोट दोगे या 100 का नोट दोगे, या 50-50 के 6 नोट दोगे, या 10-10 के 30 नोट दोगे? किसी प्रकार से 300 रुपए पूरे करोगे उसके। 300 कोई नोट थोड़ी है। इसी प्रकार अगर आपको किसी को 10 करोड़ का चंदा देना है तो 1-1 करोड़ के कितने बॉन्ड खरीद लोगे? 1-1 करोड़ के आप 10 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लोगे। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड है? 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड है। आपको 50 करोड़ देने हैं तो 50 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो। आई बस में आपको 20 लाख रुपए देने हैं तो आप 10-10 लाख के 2 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो। आपको 50,000 रुपए दान देने हैं तो 10-10 हजार के 5 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो। और आप मेरी तरह गरीब है भाई तो आपको 1,000 रुपए दान देना है तो 1,000 रुपए का 1 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्टोरल बॉन्ड है साथियों। ठीक है, जिस भी आगे देखिए क्या है, जिस भी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त होगा, मान लो इस एक्स व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, 10 इलेक्टोरल बॉन्ड लिए और जाकर किसी पार्टी को दे दिए। जिस भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले उसके पास 15 दिन का समय है। उसके पास कितनी अवधि है? उसको 15 दिन की अवधि के अंदर 15 दिन की अवधि के अंदर 15 दिन की अवधि के अंदर उस इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई के कार्यालय में जमा करवाना पड़ेगा। एसबीआई की शाखा में उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जमा करवाना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी 15 दिन के अंदर उस इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई में जमा नहीं करवाती तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो जाएगा और उस इलेक्टोरल जिस भी रकम का इलेक्टोरल बॉन्ड था वो सारा का सारा धन पीएम केयर फंड में चला जाएगा। प्रधानमंत्री राहत कोष में वो सारा का सारा धन चला जाएगा। वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा ना तो उस व्यक्ति को मिलेगा, ना उस राजनीतिक दल को मिलेगा, ना ही एसबीआई बैंक के पास रहेगा। वो सारा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। ये 15 दिन कब शुरू होते हैं? ये 15 दिन की अवधि ध्यान रखेंगे। ये 15 दिन कब शुरू होते हैं? जिस दिन एक्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया उसी दिन उस पर एक डेट लिख दी जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता कितनी है? 15 दिन। अब आपको 15 दिन के अंदर, अब आपको साथियों 15 दिन के अंदर वह इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के अंदर वह इलेक्टोरल बॉन्ड किसी पार्टी को देना होगा और उस पार्टी को एसबीआई में जमा करवाना होगा। और जैसे ही जमा करवाओगे आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अगर नहीं करवा पाए जमा या वो इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास ही रह गया, आप किसी पार्टी को ही नहीं दे पाए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा। आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा मिलेगा प्रधानमंत्री राहत कोष में। वो पैसा जमा हो जाएगा 15 दिन की अवधि पूर्ण होने पर। ठीक है साथियों, ये बात आपने समझी। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि आप 365 के 365 दिन बनवा सकते हो। एसबीआई को अधिकार तो है इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने का, लेकिन एसबीआई कुछ विशेष दिनों में ही इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाती है। यह समझना बड़ा ध्यान की बात है। कब कब? एसबीआई जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में। एसबीआई एक तो बनाती है इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी के महीने में, एक अप्रैल के महीने में, एक जुलाई के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में। ठीक है साथियों, एक जुलाई और एक अक्टूबर के महीने में कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड बनाती है। 365 दिन में नहीं बनाती। अब ये भी नहीं है कि पूरे महीने बनाएगी। जनवरी के 10 दिन इलेक्टोरल बॉन्ड बनाएगी, 10 दिन इसके, 10 दिन जुलाई के और 10 दिन अक्टूबर के। यानी कि पूरे वर्ष में कितने दिन इलेक्टोरल बॉन्ड बन सकते हैं? 40 दिन। अब वो 10 दिन कौन से हैं? ये 10 दिन अलग अलग महीने में अलग अलग होते हैं और इसकी जानकारी उस बैंक की शाखा से प्राप्त हो सकती है कि कौन से महीने के कौन से 10 दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, कौन से महीने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने के महीने देखो, जनवरी में बनवा सकते हो पहला महीना, अप्रैल में बनवा सकते हो चौथा महीना, जुलाई में बनवा सकते हो 7वां महीना और अक्टूबर में बना सकते हो 10वां महीना। लेकिन दिन कितने हैं? 10, 10, 10 और 10, यानी कि 40 दिन ही है 365 दिनों में से बैंक के पास इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने के। इट्स क्लियर और नोट? अब इसमें कुछ और समस्या है, समस्या नहीं है सॉरी, कुछ और है बातें। क्या है? जिस वर्ष भारत में लोकसभा चुनाव हो, जिस वर्ष भारत में लोकसभा चुनाव हो, यह 40 दिन की अवधि बढ़ा दी जाती है और इसमें 30 दिन और ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कि 70 दिन एसबीआई बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड बना सकता है, 70 दिन बना सकता है। ठीक है, जैसे 2018 में अगर यह लॉन्च हुई
तो 2018 में तो कितने दिन बनाए? 30 दिन। और 2019 में लोकसभा के चुनाव थे तो कितने दिन बनाए? 70 दिन। 30 दिन ऐड हो जाते उस वर्ष जिस वर्ष लोकसभा चुनाव हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही अधिक चंदा मिलता है राजनीतिक दलों को, इसलिए 30 दिन और ऐड हो जाते हैं। जब क्या होता है, भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं उस वर्ष 30 दिन ऐड हो जाते हैं उस वर्ष के नाम के। कितने दिन? प्लस में 30 दिन हो जाते हैं वर्ष के। समझ लेंगे इस बात को अपने आप से। यानी कि उस वर्ष टोटल कितने दिन बनेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड? यानी कि वर्ष 2019 में जो लोकसभा चुनाव थे तो कितने दिन बना थे? 70 दिन बने थे साथियों। और सामान्य वर्षों में 40 दिन ही बढ़ेंगे। दूसरा और है, अगर किसी भी राज्य विशेष में या किसी प्रांत विशेष में, किसी राज्य विशेष में विधानसभा के चुनाव हो, किसी राज्य विशेष में विधानसभा के चुनाव हो, तो साथियों अगर किसी राज्य विशेष में विधानसभा के चुनाव हो तो इसमें 15 दिन और ऐड कर दिए जाते हैं उस राज्य के नाम के। उस राज्य में 15 दिन और आप इलेक्टोरल बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कि अधिकतम कितनी समय सीमा हो सकती है? 40 सामान्य, 30 लोकसभा की इलेक्शनों की और 15 विधानसभा इलेक्शनों की। यानी कि टोटल 85 दिन अधिकतम हो सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने के किसी भी स्थिति में। 85 दिन से अधिक एसबीआई बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है साथियों। जैसे मान लो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, लेकिन मान लो लोकसभा नहीं है, तो 40 और 15 तो हरियाणा में कुल कितने दिन बन सकते हैं? 55 दिन। और लोकसभा चुनाव भी है उसी वर्ष तो 85 दिन। और कुछ भी नहीं है तो केवल 40 दिन। ये दिनों का अंतर भी देखेंगे आप, ठीक है, इसको भी आप अपने ध्यान में रखेंगे। और पीएम केयर फंड वाला बता दिया मैंने आपको। आपके पास अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड आपने खरीद लिया तो उसकी वैधता कितनी है? इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता होती है 15 दिन की। 15 दिन के अंदर इसका आपको किसी पार्टी को देना पड़ेगा और उस पार्टी को बैंक में जाना पड़ेगा और तभी ये काम होता है। अगर 15 दिन की समय सीमा चली गई तो सारा का सारा उस इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा अपने आप प्रधानमंत्री राहत कोष में क्रेडिट हो जाता है। वैसे बैंक के पास भी नहीं रहता, उस व्यक्ति को भी नहीं मिलता, उस दल को भी नहीं मिलता। सारा पैसा किसको मिलता है? प्रधानमंत्री राहत कोष में मिलता है। ठीक है साथियों। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 2000 रुपए से अधिक देना है ना तो इन सभी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। यह सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 2000 रुपए से अधिक चंदे के लिए इन सभी प्रोसीजर को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। आगे बढ़ो साथियों में। आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि देखिए अब तो ये योजना मैंने को समझा दी कि योजना क्या है। इस योजना तो ये मौखिक रूप से है। अब इस योजना को लागू करना है, अगर आपको क्रियान्वित करना है, सही तरीके से देश के अंदर लागू करना, उतारनी है ये योजना धरातल पर, तो कुछ संशोधन आपको करने पड़ेंगे। तो इसके लिए वर्तमान की भारत सरकार ने कितने संशोधन किए? 5 जगह संशोधन करने पड़े भारत सरकार को इस योजना को सही रूप से लागू करने के लिए। यानी कि कानूनी रूप से भी तो आपको तैयार होना पड़ेगा। तो कितने संशोधन किए वर्तमान सरकार ने? 5 संशोधन किए। एक तो आरपीए की धारा 29C के अंदर संशोधन किया, जो थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई थी। आरपीए की धारा 29C में किया गया संशोधन। आरपीए की धारा 29C में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? किया गया कि संशोधन करके कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट राजनीतिक दल आयोग को दे, या कोई बाध्य नहीं है राजनीतिक दल कि किसी भी मान लीजिए बीजेपी के पास 6000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए, छोटी 6000 करोड़ को भी छोड़िए, बीजेपी के पास 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, तो यह बात बीजेपी चुनाव आयोग को बताने के लिए बाध्य नहीं है। पहले बाध्य हुआ करती थी, अगर नहीं बताएगी तो आयकर देना पड़ेगा। अब आयकर वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 को यहां से हटा दिया गया है कि आप बताएं तो आपकी अच्छी बात है, नैतिकता है। अगर आप चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट ना करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट ना करे, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देना स्वैच्छिक बना दिया गया, ये अनिवार्य नहीं था। अब 29C में संशोधन किया। दूसरा संशोधन किसमें कर दिया? दूसरा मैंने आपको कंपनी एक्ट 1956 पढ़ाया था। कंपनी एक्ट 1956 बताया था कि 7.5% से अधिक का चंदा नहीं हो सकता। यह सीमा टाली गई, ये सीमा टाली गई 7.5% वाली। अब कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितना भी चंदा दे सकती थी अपनी मर्जी के। कंपनी अधिनियम में 7.5% वाली सीमा हटा दी। 7.5% वाली सीमा
हटा दी गई। आई बात समझ आपको? नहीं आई? कि कंपनी अधिनियम 1956 में से 7.5% जो सीमा पहले पढ़ाई थी आपको कि अपने नेट प्रॉफिट के 7.5% से अधिक चंदा नहीं हो सकता, वो सीमा हटा ली गई। अब देखिए, अब FCRA में संशोधन किया गया, 2 पढ़ी आपने, नंबर 3 पढ़ी है। नंबर 3 संशोधन किया गया FCRA में, फॉरेन कॉरपोरेशन रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किया गया। फॉरेन कॉरपोरेशन रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किया गया। क्या पहले क्या था कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विदेशी स्रोत से चंदा नहीं ले सकता, यानी कोई भी दल किसी भी विदेशी स्रोत से चंदा नहीं ले सकता। अब ले सकता है। कब ले सकता है? विदेशी कंपनी अगर, मान लीजिए किसी भी दल को विदेशी कंपनी से चंदा लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विदेशी कंपनी अगर भारत में किसी व्यवसाय में मेजॉरिटी में हो, यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी मेजॉरिटी में हो, यानी कि कोई विदेशी कंपनी है वो भारत में, कोई भारतीय कोई कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में किसी कंपनी के साथ ये कंपनी भारतीय है जो सेकंड वाली है, किसी कंपनी के साथ मेजॉरिटी में पार्टनरशिप में हो, मेजॉरिटी में, यानी कि उसके अधिक शेयर किसके पास हो? इस फलानी विदेशी कंपनी के पास हो, मेजॉरिटी में हो, तो चंदा दे सकती है। ठीक है, यानी कि अब देखिए कितनी बड़ी बात है साथियों। आपको किसी भी राज्य, चाहे वो कोई भी हो सकता है साथियों, इसमें कोई एक नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, यानी कि अब आप विदेशों से भी चंदा ले सकते हैं। आई बात हो समझ में? अब कोई भी राजनीतिक दल ये स्कीम आने के बाद कहां से भी चंदा ले सकता, किसी भी विदेशी कंपनी से भी चंदा ले सकता है। FCRA में संशोधन कर दिया गया है। पहले रोक थी, अब रोक हटा ली गई है FCRA के तहत। आगे देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर दिया। नंबर 4 संशोधन, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 वाला आपको पढ़ाया था, उसके अंदर संशोधन कर दिया। क्या संशोधन कर दिया? कि दलों को प्राप्त चंदे की रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं रहा। कि पहले क्या था, अगर किसी भी दल को 20,000 से अधिक चंदा मिलता है तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती थी। अब किसी भी दल को अधिक चंदा मिलने पर रिटर्न फाइल करना, अगर वो करे तो अच्छी बात है, नैतिकता है, नहीं तो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो अपनी मर्जी है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो भी आपकी मर्जी है। यह भी संशोधन हो गया साथियों। अब 5वां संशोधन RBI एक्ट में किया गया। 5वां संशोधन RBI एक्ट में एक और 5वां संशोधन किया गया। वो क्या था कि भारत सरकार किसी भी बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का अधिकार दे सकती है। यह अधिकार किसे दिया गया? यह अधिकार दिया गया भारत सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को दिया गया कि भारत सरकार किसी भी एक बैंक को, या 4-5 को भी हो सकता है, किसी भी बैंक को, किसी भी भारतीय बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी का अधिकार दे सकती है। तो इस RBI एक्ट में जो संशोधन हुआ, इसका फायदा उठाकर भारत सरकार ने यह जिम्मेदारी किसको दी? SBI बैंक को दी। और SBI बैंक की कितनी शाखाओं को चिन्हित किया? 29 शाखाओं को चिन्हित किया गया। ये SBI बैंक की 29 शाखाएं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना सकती है, अन्य किसी भी बैंक के पास यह शक्ति नहीं है, यह RBI एक्ट कहता है। यानी कि इन 5 एक्ट में संशोधन हुआ साथियों। किस किस में? RPA में संशोधन हुआ, कंपनी एक्ट 1956 में संशोधन हुआ, FCRA में संशोधन करना पड़ा, IT एक्ट में संशोधन हुआ और RBI एक्ट में संशोधन हुआ। ये 5 संशोधन हुए और इन सभी 5 संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। किसने चुनौती दी? इन सभी संशोधनों को कहां पर चुनौती दी गई? सुप्रीम कोर्ट में। किसने दी? एक तो संस्था है साथियों, कॉमन कोज। एक ग्रुप है ADR। एक तो कॉमन कोज संस्था ने दी, एक ग्रुप ADR ने दी, और एक पार्टी है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इसने दी साथियों।
इसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और किसके ऊपर केस किया? इन्होंने इसके अंदर पार्टी बनाया, इन तीनों दलों, इन तीन व्यक्ति कह देता हूं मैं क्योंकि दल भी एक वास्तव में एक अलग व्यक्ति होता है। कॉमन कॉज, एडीआर और सीपीआई-एम ने केस किया साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोषी ठहराया और यूनियन ऑफ इंडिया को दोषी ठहराया। यानी कि एक तो चुनाव आयोग को दोषी ठहरा दिया इनने, यानी कि चुनाव आयोग जवाब दे क्या आपके अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सही है, और दूसरा भारत संघ को यानी कि भारत सरकार को दोषी बना दिया कि आप भी जवाब दे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सही है या नहीं, आपका इसके ऊपर क्या रुख है, अगर सही है तो इसमें जवाब दे और गलत है तो बताए। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, इनने चुनौती दी। पार्टियां कौन बनी सुप्रीम कोर्ट में? पार्टियां कौन बनी? पार्टियां बनी कॉमन कॉज नामक संस्था पार्टी बनी, एडीआर संस्था पार्टी बनी और सीपीआई-एम पार्टी बनी। और दूसरी तरफ किसे पार्टी बनाया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया और यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला और फिर इन्होंने अपनी अपनी दलीलें दी। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलाया गया, हाँ जी आ जाइए, अपनी बातें रखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए और इसके बारे में बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, क्या सिस्टम है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिल्कुल गलत है, और इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गलत बता दिया और कहा यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के एकदम विरुद्ध है और ये बिल्कुल गलत है। और इन्होंने यहां तक कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई जा रही थी, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह भी जताया था कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा लोकतांत्रिक प्रणाली के सही नहीं है और ऐसा करना उचित नहीं होगा। साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना पल्ला झाड़ लिया और वो चला गया, ठीक है। फिर बुलाया यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ को, और भारत संघ के नाम पर भारत सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल वहां पर पहुंचे। अटॉर्नी जनरल जैसा कि था, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का समर्थन किया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बहुत अच्छी है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने को कहा दिया कि नहीं, हम तो शुरुआत से इसके विरोध में हैं। हम कहा कि हम संवैधानिक पद पर है तो खुल के विरोध नहीं कर पाए, बाकी योजना गलत है, और अटॉर्नी जनरल ने आकर इसका समर्थन कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातें सुनी और 15 फरवरी 2024 को फैसला दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 15 फरवरी 2024 को। हमारे सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। सही सुना आपने, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। साथियों, जितना मैंने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल सब कुछ क्या है, रद्द हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 15 फरवरी 2024 के मामले में की सुनवाई में ये जो पार्टियां बनी थी, इन सभी पार्टियों की वाद विवाद सुनकर इनके तीनों पार्टियां ये और दोनों पार्टियां ये, और बहुमत के द्वारा 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया गया। साथियों, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसमें बहुत अधिक गलत बातों को अपनाया गया है जो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, और राजनीतिक दल अपनी मनमानी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और कालाधन को भी बढ़ावा मिलता जा रहा है, इसलिए इन्हें इसको रद्द कर दिया। साथियों, साथ ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, सूचना के अधिकार के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नहीं रखा गया। यह सबसे बड़ी गलत बात थी कि भारतीय आम जनता को पता होना चाहिए ना कि किस व्यक्ति ने किस दल को कितना चंदा दिया और किस राजनीतिक दल के पास कितना चंदा है, कौन दल कितना अमीर है, कौन दल कितना गरीब है। लेकिन इसको तो आरटीआई से बाहर रखा गया, तो सबसे बड़ी गलत बात ये। नंबर 2, कहा कि राइट टू प्राइवेसी, कहा कि अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल सही है, मानना अटॉर्नी जनरल बोले कि सर राइट टू प्राइवेसी की बात है, हम इसको सूचना के अधिकार तहत नहीं ला सकते, तो सीजीआई बोले बिल्कुल सही है आपकी बात, राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। लेकिन यह तो गलत है ना, राइट टू प्राइवेसी आपने तो आधी राइट टू प्राइवेसी कर रखी है कि देखिए सारी जानकारी किसके पास रहेगी? सारी जानकारी एसबीआई बैंक के पास कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए, किसने किए, किसने किसको दिए, सब कुछ एसबीआई बैंक के पास है। और एसबीआई बैंक किसके नियंत्रण में है? एसबीआई बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई बात एसबीआई बैंक को पता हो और वो वर्तमान की भारत सरकार को ना पता चले। इसका मतलब ये तो विपक्ष पर शिकंजा कसने वाली बात है कि भारत सरकार एसबीआई बैंक के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी प्राप्त कर सकती है कि किस विपक्षी दल को कितना चंदा प्राप्त हुआ और उसका
उपयोग गलत तरीके या सही तरीके में जैसे भी है वो कर सकती है। तो राइट टू प्राइवेसी तो ये आम जनता के लिए है, भारत सरकार के लिए तो कोई राइट टू प्राइवेसी रही नहीं है, उनको तो सब बातों का पता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ कहा गया साथियों। आगे देखिए, फिर 6 मार्च 2024 तक एक इस दिन 15 फरवरी 2024 को 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट रख दी, 6 मार्च 2024, 6 मार्च 2024। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा कि ये रद्द है भाई। दूसरा, जो जारी हो चुके हैं और जिन इलेक्टोरल बॉन्डों का प्रयोग हो चुका है 6 मार्च 2024 तक सारा का सारा डाटा एसबीआई बैंक चुनाव आयोग को सौंप दे। 6 मार्च 2024 तक का समय दिया गया किसको? एसबीआई बैंक को। यानी कि इस डेट तक एसबीआई बैंक सारा का सारा डाटा कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बने, कितना पैसा आया, किसको कितना पैसा मिला, सारी की सारी रिपोर्ट किसे सौंप दे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दे, भारतीय चुनाव आयोग को यह रिपोर्ट सौंप दे। और एक सप्ताह के अंदर, इसके एक सप्ताह के अंदर यानी कि 13 मार्च 2024 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस डाटा को, जो डाटा एसबीआई बैंक देगी, इसको अपनी वेबसाइट पर डाल दे ताकि आम जनता को पता चले किसको कितना चंदा मिला। यानी कि आम जनता को आरटीआई लाने की आवश्यकता ना पड़े, आप इसको अपनी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर दो। 6 मार्च 24 तक तो एसबीआई बैंक किसे डाटा सौंपेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, एक हफ्ते के अंदर 13 मार्च 2024 के अंदर इस सभी चीजों को अपनी कहाँ डाल देगा? वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर देगा ताकि कोई भी व्यक्ति इनको पढ़ सके और देख सके कि उसके चहीते दल को कितना चंदा मिला है, वो कितना अमीर है और कितना गरीब है। ठीक है साथियों, ऐसा कहा गया। लेकिन जैसा कि पता था ऐसा नहीं हुआ। एसबीआई बैंक ने बहुत सी आनाकानी करी यह रिपोर्ट देने में। जो उसने रिपोर्ट सौंपी चुनाव आयोग को, एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो रिपोर्ट एसबीआई बैंक को सौंपी उसमें देखिए क्या कमी थी। एसबीआई बैंक ने एक रिपोर्ट सौंप दी सुप्रीम कोर्ट, इसको चुनाव आयोग को। वो रिपोर्ट एक आधी अधूरी रिपोर्ट थी। क्या था उस रिपोर्ट में? उसमें दो तरह की बातें थी, दो तरह में बांटो उसको। उसमें क्या था? एक तो उसमें था डोनर का नाम और अमाउंट भी। डोनर मतलब जो दान दाता है, जिसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनवाया है, उसमें दान दाता का नाम था और अमाउंट था भी, उस आदमी ने कितने रुपए का बनवाया है, पहली बात। दूसरी क्या थी? दूसरी कि किस दल को कितना चंदा मिला, किस दल को कितना चंदा मिला है, इसका अमाउंट सौंप दिया गया कि पार्टी का नाम और सामने उसको प्राप्त अमाउंट, ये सौंप दी रिपोर्ट। अब इन दोनों चीजों के अंदर लिंक कौन देगा भाई? मान लीजिए इसमें ऐसा, ये रिपोर्ट इस हिसाब से सौंपी, एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। इस रिपोर्ट में सौंपी कि एक्स व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनवाया हमसे, उस तरह को बनवाया, छोड़ दिए इस बात को। दूसरी, बीजेपी पार्टी को 1 लाख का इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्राप्त हुआ। अरे भाई, जो एक्स ने 1 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनवाया था, एक्स ने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, टीएमसी को दिया, जेजेपी को दिया, किसको दिया ये तो बताइए आप हमें। यानी कि इन दोनों के भीतर इन दोनों को जोड़ा नहीं गया कि किस व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, जिस व्यक्ति ने बॉन्ड बनवाया उसका प्रयोग कहां किया, किसको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया या अपने घर पर रख लिया, क्या किया उसका, इनमें लिंक नहीं दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक के अधिकारियों को बुलवाया और एक फटकार लगाई और फिर यह कहा गया कि आपको लास्ट तारीख सौंपी जाती है 21 मार्च, आप 21 मार्च तक सारा डाटा इनको सौंप दो। यानी कि 13 मार्च को इन्होंने 6 मार्च को इन्होंने आधा अधूरा डाटा सौंपा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेट इनको सौंपी 21 मार्च 2024 कि आप 21 मार्च 2024 तक सारा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सही तरीके से सौंप दो, नहीं तो एसबीआई बैंक के ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा। आपने कोर्ट के आदेशों को जानबूझकर नहीं माना और जानबूझकर कोर्ट की अवमानना की, इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा सभी अधिकारियों को और आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। और जो कोर्ट की अवमानना होती है वो बड़ी खतरनाक होती है साथियों, उसके लिए सजा भी मिलती है और जुर्माना भी लगता है। इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक ने 21 मार्च 2024 को की रात को
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सौंप दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 21 मार्च 2024 को ही इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। देखिए क्या डाटा डाला इन्होंने अपनी वेबसाइट पर, वो दिखाता हूं आपको मैं, जो भी मैं वहां से उतारा है हमने। देखिए टॉप 5 दल देखिए जिनको सर्वाधिक पैसा मिला है। टॉप 5 सबसे ज्यादा पैसा वर्तमान की बीजेपी सरकार को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। इनको 6000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त हुए साथियों। जो जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए गए थे उनका लगभग 47.5 या मोटा मोटा 48% है। ये 48% है मोटा मोटा। बीजेपी को 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। दूसरे नंबर पर आई है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, जिसे 1609 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, जो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का 12.6 यानी कि 12.5% है। तीसरा कांग्रेस पार्टी को 1421 रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, 1421 करोड़ के, सॉरी। इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को 1421 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, जो 11.1% होता है पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का। बीआरएस भारत राष्ट्र निर्माण समिति को 622 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले और डीएमके को 656 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं साथियों। ये टॉप 5 दल है जो उन्होंने को बताया। इनमें से सबसे ज्यादा पैसा 6000 करोड़ रुपया वर्तमान की बीजेपी सरकार को मिला है। 6000 करोड़, जो पूरे बनवाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 48% होता है। दूसरा देखिए टॉप 5 के डोनर कौन है जिन्होंने ये दिया है। टॉप 5 जिनके पास इतना सारा पैसा है साथियों, मैं तो बहुत सारे टॉप 5 लेकर आऊं बस मैं आपके लिए। टॉप 5 सबसे पहले है फ्यूचर गेमिंग कंपनी। फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने कुल 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए। कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए? 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने। इसने 542 करोड़ रुपए किसको दिए? टीएमसी को। 503 करोड़ डीएमके को, वाईएसआर कांग्रेस को 154 करोड़ और बीजेपी को 100 करोड़ रुपए दिए इसने। किसने? फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने। याद रखेंगे एक बार इसका नाम, फिर आएगा। नंबर 2 मेघना इंजीनियरिंग, नंबर 2 बड़े डोनर है ये। इन्होंने कुल 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए एसबीआई बैंक से। कितना? 966 करोड़ का। इन्होंने सर्वाधिक पैसा बीजेपी को दिया 584 करोड़ रुपए, बीआरएस को 175 करोड़ और डीएमके को 85 करोड़ रुपए इसने दिया। नंबर 3 के बड़े डोनर है क्विक सप्लाई। इन्होंने कुल 410 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए और बीजेपी को दिए 375 सर्वाधिक और शिवसेना को दे दिया 25 करोड़ रुपया। आगे देखिए हल्दिया इंजीनियरिंग चौथा बड़ा वो है कंपनी। इन्हें कुल 400 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए, सर्वाधिक पैसा टीएमसी को दिया 281 करोड़ 281 करोड़ और बीजेपी को दिए 81 करोड़ रुपए इसने, हल्दिया ग्रुप ने। पांचवा बड़ा नाम है वेदांता लिमिटेड। इन्हें कुल 400 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए थे साथियों और बीजेपी को दिए 229 करोड़ और कांग्रेस को दिए 125 करोड़ रुपए। ये पांचों नाम एक बार बड़े ध्यान से देखेंगे, इनमें भी एक सीक्वेंस है। इन पांचों नामों पर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की कड़ी जांच चल रही है। पांचों नामों पर ईडी और सीबीआई की कड़ी जांच इन पांचों नामों पर चल रही है साथियों। ईडी ने इनके कर्मचारियों को या इनके हेड ऑफिस है जो भी है उनको सम्मन जारी कर रखे हैं इन पांचों कंपनियों को। लगभग वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा रही है जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का शिकंजा कसा हुआ है, वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा रही है। और सर्वाधिक पैसा बीजेपी को मिल रहा है, जो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। बीजेपी को कुल 6000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं साथियों। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पांचों कंपनियां जो है ना टॉप 5, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त कंपनियां पाई गई है ईडी और सीबीआई की जांच के अंदर। और इनके बाद जैसे कुछ नाम है, जैसे वेदांता ग्रुप है, जैसे इनके अंदर वेदांता ग्रुप है, ये देखिए कहां गया, मेघना ग्रुप है, वेदांता ग्रुप है। इन कंपनियों को जैसे ही इन्होंने चंदा दिया वैसे ही इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लग गए थे। आप देखेंगे, अगर आप इनकी टर्नओवर देखें, अगर आप इनका देखे जाए,
इनकी साइटों पर या इनके काम देखें तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जमा करवाने के बाद सरकारों को इनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए हैं। देखिए, यानी कि ये तो एक बार्गेनिंग चल रही है साथियों, एक जनता को पागल बनाया जा रहा है, हम जैसी आम बोली वाली जनता को पागल बनाया जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। दल ग्रुप के साथ बार्गेनिंग करे कि आप हमें पैसा दो, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अगर नहीं दोगे तो ईडी का फंदा देंगे। कुछ इस तरह की बार्गेनिंग चुनावी गलियारों में चल रही थी लंबे समय से। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार्गेनिंग पर रोक लगाने का काम किया है साथियों। आ रही बात आपको समझ में? बिल्कुल सही, आप समझ ही गए होगे मेरी बातों को, ठीक है। तो साथियों इतना था आपके लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम को समझाया आज मैंने। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको कुछ भी सर्च करना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कुछ देख लेता हूं, अगर कुछ आपको मैं और भी बता पाऊं तो ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो इसमें प्रक्रियात्मक कभी तो है ही है। क्यों, इसको ना जब पारित किया गया था ना, तो लोकसभा अध्यक्ष ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाली स्कीम को एक धन विधेयक माना। धन विधेयक नहीं है ये, क्योंकि धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, और 110 में केवल वित्त की बातें होती है। इसमें तो वित्त के अलावा अन्य बातें। क्यों, संशोधन देखिए कहां कहां किया गया। संशोधन केवल पैसों में थोड़ी है, संशोधन देखेंगे ना साथियों आप एक बार, संशोधन देखिए कहां कहां किया गया है। संशोधन तो बड़े बड़े हुए ना भाई, पेज पता नहीं कहां गया। अब चलिए कोई बात नहीं, संशोधन देखिए, संशोधन बड़े बड़े किए गए हैं। मैंने बताया था कुल 5 एक्ट में संशोधन किया गया, एक एक्ट में नहीं हुआ संशोधन। कितने एक्ट में संशोधन हुआ है, इसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 5 एक्ट के अंदर संशोधन किया गया है। कितने में, 5 एक्ट के अंदर संशोधन हुआ है, ठीक है। यानी कि वो 5 एक्ट केवल वित्त के बारे में तो थे नहीं, अलग अलग बारे में थे। तो ये कोई धन विधेयक तो बनता नहीं है, ये क्या बनता है, ये बनता है वित्त विधेयक। दूसरा कहेगी इसमें पारदर्शिता विरोधी, और पारदर्शिता एक मजबूत स्तंभ होता है लोकतंत्र का साथियों। आपने पारदर्शिता विरोधी एक बिल पारित कर दिया, उसको लागू भी कर दिया, गलत है। नंबर 3, इससे विपक्षी दलों को चंदा लेने में परेशानियां हो रही है। क्यों, आपके एसबीआई बैंक के पास सारी जानकारी है, और एसबीआई बैंक सरकार का बैंक है, तो सरकार विपक्षी दलों पर शिकंजा कस रही है। आगे, यह विदेशी प्रभाव को भी बढ़ाने बढ़ाएगा। अब विदेशी कंपनी भी चंदा दे सकेंगी, जैसा हमको बताया कि फॉरेन वो एफसीआरए में संशोधन करने के बाद। और एक वर्ड है कि इससे क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये बात आपको लिखने में काम करेगी, इसलिए पढ़ा रहा हूं। इससे क्रोनिक कैपिटलिज्म में बढ़ावा मिलेगा। क्रोनिक कैपिटलिज्म पहले अमेरिका में चलता था। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है जो आपके देश के नेता है वो पूंजीपतियों से मिल जाते हैं, ऐसा ही भारत में प्रतीत हो रहा है। नेता किससे मिल जाता है, पूंजीपतियों से, इसे कहा जाता है क्रोनिक कैपिटलिज्म, ठीक है। और इसको कविड प्रोंक कहा जाता है, यानी कि लेन देन हो रहा है, ये तो आप हमें ये दो, हम आपको वो देते हैं, आप हमें चंदा दो, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। बार्गेनिंग भी कहा जाता है इसको, सौदेबाजी भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। इतना मैंने आपको बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को आज समझाने का प्रयास किया मैंने आपको। और ये देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से देश को बचा लिया है भ्रष्टाचार से, काले धन से, एक बार फिर से बचा लिया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, या आगे क्या नई अपडेट आती है, क्या सुप्रीम कोर्ट करती है और क्या ये दल करते हैं साथियों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, या आपको कुछ लगा है कि आपको कुछ 1, 2, 3 बातें समझने को मिली इस वीडियो के माध्यम से, कुछ आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर या इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि मिलती है तो उसके लिए आप कमेंट करें, या आप कुछ और नया आप पूछना चाहते हैं, मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं उसके लिए भी वीडियो बनाता रहूंगा और आपके बीच में आता रहूंगा मैं, ठीक है साथियों। तो एक बार फिर मिलता हूं आपसे। आपने बड़ी सार्वभौमिकता से, सहनशीलता से, सहिष्णुता से, उदारता से इस वीडियो को देखा, मेरी पूरी क्लास को देखी, मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वो कहते हैं ना कि बोलने वाले का बड़प्पन नहीं होता, बड़प्पन होता सुनने वाले का। मैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बोलता गया, लेकिन आपने मुझे 1 1.5 घंटा लगातार सुना। अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो संभवतः आपने मुझे सुना है। इसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना धन्यवाद कम है साथियों। अब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।